हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम 30 अगस्त का करंट अफेयर आपके लिए लेकर आए हैं जो आपका एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस, बैंकिंग, रेलवे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में पीडीएफ होता है। टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करते हैं और डिटेल में हम इसको डिस्कस करते हैं। डेली 5 बजे आपको यहाँ ज्वाइन हो जाना, ये आपकी टाइमिंग है सुबह 5 बजे। तो स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो को। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक 33 बिलियन यूनिट से अधिक की अपनी ऊर्जा खपत को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। तो ये जो एनर्जी कंजप्शन है 33 बिलियन का, ये रखा है इन्होंने 2030 तक का टारगेट। कब तक का रखा है? 2030 तक का टारगेट रखा है। देखिए इंडियन रेलवे कई टारगेट यहाँ पर बना रहा है, जैसे कि इंडियन रेलवे ट्रैक्स को पूरी तरह विद्युतीकरण, इलेक्ट्रीफाई करने का जो टारगेट है, ट्रैक्स की बात हो रही है रेलवे ट्रैक्स की, वो 2022 तक का है। इंडियन रेलवे ने एक और टारगेट टेस्ट किया है, जो टारगेट सेट किया है वो है एटलीस्ट 50% फ्रेट ट्रैफिक। यहाँ पर कम से कम, ये जो फ्रेट ट्रैफिक का मतलब होता है, जो आपने मालगाड़ी देखी होंगी जिसमें ट्रैफिक जो होता है उसको 50% तक कम करने का जो इन्होंने टारगेट बनाया वो 2030 तक बनाया। ठीक है, आप देखते होंगे कि रेलवे स्टेशन बहुत भीड़ लग जाती है, जो मालगाड़ी आती है तो उसकी वजह से जो दूसरे यात्री होते हैं और पैसेंजर को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो उस ट्रैफिक को कम करने के लिए इन्होंने 2030 तक का लक्ष्य रखा है। रेलवे टू रन 100% ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो रेलवे होगा हमारे इंडियन रेलवे, वो इलेक्ट्रिसिटी पे 100% रन करेगा। ये 2024 तक का टारगेट है। सभी चीज क्या हो जाएगी? विद्युतीकरण हो जाएगा। इंडियन रेलवे ने विल बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट नेट जीरो कार्बन मीटर। तो हमारा जो इंडियन रेलवे होगा वो वर्ल्ड का पहला ऐसा रेलवे आपका ये डिपार्टमेंट बन जाएगा जो आपका नेट जीरो कार्बन इमीटर करेगा। यानी कि अब क्या होगा कि पूरी तरीके का ग्रीन रेलवे हो जाएगा, कोई भी कार्बन इमिशन नहीं होगा 2030 तक। ये आपको याद रखना है, टारगेट डेट या टारगेट ईयर आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद रेलवे मिनिस्टर से टारगेट टू स्विच टू इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कंप्लीटली। तो ये क्या होगा कि अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यानी जो आगे के इंजन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे। कोल वाले इंजन सारे बंद कर दी जाएंगे 2022 तक। देखिए अगर ये कोल वाले जैसे ही बंद हो जाते हैं, जो पुराने हैं जो कोयला से चल रहे हैं, तो ऑब्वियस ये होगा कि 2030 तक हमारा नेट जीरो कार्बन हो जाए, क्योंकि कोयला से ही जो ट्रेन, जो लोकोमोटिव होते हैं उनसे ही आपका कार्बन इमिशन होता है। तो इंडियन रेलवे ने इलेक्ट्रीफाई ऑल बोर्ड गेज रूट्स 2023 तक। तो 2023 तक जो आप देखते होंगे, जो आपका ट्रैक होता है, जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये जो आपके ट्रैक होते हैं, तो ये जो ब्रॉड गेज होते हैं, नैरो गेज को होते हैं, तो उसमें जो ब्रॉड गेज है उसको कंप्लीटली ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर इलेक्ट्रीफाई, इनका विद्युतीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट जो टारगेट है वो है इंडियन रेलवे हैज प्लान टू सोर्स अबाउट 1000 मेगावाट। 1000 मेगावाट का यहाँ पर सोलर पावर प्लांट है वो लगाया जाएगा 2021-22 तक का टारगेट। तो ये सब जो टारगेट है इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन यहाँ पर मैंने बताई वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इंडियन रेलवे ने ये देखिए ये टारगेट तो जरूर रखें, लेकिन अभी तक जो 2019 में जो आपका एनटीपीसी ग्रुप डी का पेपर था वो नहीं कराया, उसका कोई टारगेट इन्होंने नहीं रखा है। तो सेकंड क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, वो आपके जापान से थे। तो जापान के जो प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जिनकी उम्र है 65 साल, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि ये जो है आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी से जूझ रहे हैं, जो एक पेट की बीमारी होती है। तो इन्होंने ये जो बिलोंग करते हैं वो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। देखिए इन्होंने इस्तीफा दिया तो इनकी पार्टी का नाम जानना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और ये जापान के सबसे ज़्यादा कार्यकाल में प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा इन्होंने प्राइम मिनिस्टर एज ए कार्यकाल यहाँ पर पूरा किया था। तो ये इनको जो कार्यकाल हो गए वो 8 साल, इन्होंने सबसे ज़्यादा जापान में कोई प्रधानमंत्री 8 साल तक बना था। अगर इनके स्टेटमेंट की बात करें तो इन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल का भी 1 साल का समय शेष है और कई चुनौतियों से उबरना है। हालांकि मैं नहीं चाहता कि मेरी सेहत की वजह से सरकार के कामकाज पर असर पड़े, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री पद छोड़ने का फैसला किया है। देखिए हमारे देश में जहाँ कुर्सी के लिए लड़ाई होती है, वहाँ पर इन्होंने अपनी बीमारी के चलते, अपने देश को यहाँ पर नुकसान ना हो उसके चक्कर में इन्होंने अपनी कुर्सी, अपनी जो प्रधानमंत्री पद है वो छोड़ दिया है। ठीक है, तो अब ये जो 1 साल का जो भी शेष समय बचा है वो दूसरा कोई मेंबर यहाँ पर इनकी जगह लगेगा। उसके बारे में आगे अगर करंट अफेयर आता है उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, जापान के बारे में बात करें तो कैपिटल जो है वो टोक्यो है और करेंसी जो है येन है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है जापान से, क्योंकि ये न्यूज़ निकल कर आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की पहली समुद्री एम्बुलेंस का नाम बताना है जिसका हाल ही में केरल के सीएम
केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन ने उद्घाटन किया था। तो ये जो फर्स्ट मरीन एम्बुलेंस है केरला की, इसका नाम है प्रतीक्षा। क्या नाम है? प्रतीक्षा नाम है। अब देखिए जो केरल में जो समुद्री एम्बुलेंस है वो एक ही नहीं, यहाँ पर 3 एम्बुलेंस का यहाँ पर जो है इनॉग्रेट किया गया था। 3 के नाम आपको बताते हैं। पहली तो आपकी होगी प्रतीक्षा, ठीक है, आपने याद कर लिया। दूसरा जो नाम है वो है प्रत्यक्षा। क्या नाम है? प्रत्यक्षा। और तीसरा नाम है करुण्य। तो करुण्य, प्रत्यक्षा और प्रतीक्षा, तीनों नाम आपको याद रखना है। कहीं भी यहाँ पर ऑप्शन मिल सकता है तो आपको टिक लगा कर आना है। अब बात करते हैं सीएम जो पिनराई विजयन है, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। ये आप देख सकते हैं समुद्री एम्बुलेंस है। इसमें क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो भी मछुआरे की जान बचाने, देखिए मछुआरे यहाँ पे मछली जो पकड़ते हैं तो कभी कभी क्या होता है यहाँ पे डूब जाते हैं, तो डूब जाएंगे तो ये जो एम्बुलेंस होंगी वो यहाँ पर इनकी रक्षा के लिए यहाँ पर काम करेंगी और उस दुर्घटनाओं को यहाँ पर रोकेंगी। ठीक है, तो ये उद्देश्य से ही ये मछुआरों की जान बचाने के लिए जो है एम्बुलेंस स्टार्ट की गई हैं। तो ये किसने की? पिनराई विजयन ने की। ये कहाँ के सीएम है? केरल के हैं। अब केरल के गवर्नर से भी क्वेश्चन बनेगा तो वो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। तो ये कहाँ पर है? कोचियन शिपयार्ड लिमिटेड। याद रखना यहाँ पर कहाँ पर है? कोचिन में है। कोचिन में ये 3 एम्बुलेंस क्या काम करेंगी? श्रृंखला ये काम करेगी। तो ये पूरा आपका केरल की समुद्री एम्बुलेंस है जिसका नाम है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा और करुण्य। केरल न्यूज में रहा हाल ही में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन जो है आपका, एक एक क्वेश्चन है एग्जाम का। तो 2 सोशल वेलफेयर स्कीम, 2 योजनाएं यहाँ पर, जिसका नाम है विजयमृतम एंड सहचारी। तो ये योजना आपको याद रखना है, सहचारी और विजयमृतम। इंडिया का फर्स्ट एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ पर है? कोतुर में है। कहाँ पर है? कोतुर में। इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर कहाँ पर है? कोझीकोडे में है। इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड कहाँ पर है? ट्रेड सेंटर यानी व्यापार सेंटर वुमेन का। वुमेन के बारे में बात हो रही, कोझीकोड बहुत इंपॉर्टेंट वुमेन से क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। केरल का फर्स्ट एलएनजी बस कोची में। कोची कहाँ पर है? केरला में है। याद रखना है। फ्री इंटरनेट प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। केफोन जो अभी लॉन्च हुआ है, केरला में लॉन्च हुआ है। कुदुम्बश्री होटल इंपॉर्टेंट है ये भी। केरला हैज स्टार्टेड ब्रेक द चेन। क्या? ब्रेक द चेन जो इनिशिएटिव है, जो कैंपेन है, वो चालू किसने किया है? केरला ने चालू किया है। कर्मी बोट यहाँ पर केरला का ऐप है। इंडिया का फर्स्ट स्पेस टेक पार्क इन तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम क्या है? केरला की राजधानी हो। ये फर्स्ट स्पेस टेक पार्क है। टेक पार्क यहाँ पर खोला गया है। लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट की बात करें तो इंडियन नेवी के द्वारा सबसे लार्जेस्ट जो सोलर प्लांट खोला गया 3 मेगावाट का, वो भी आपका केरला में खोला गया। ड्रीम केरला प्रोजेक्ट टू हेल्प एक्सेप्ट, एक लाइन जो है, एक जो कैंपेन योजनाएं जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इनके बारे में। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2020 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नेशनल टीचर अवार्ड 2020 का जो दिया गया है वो दिया गया है मिसिज सुधा पेनुअली को। तो जो पेनुअली, जो मिसेस सुधा पेनुअली है, सबसे पहले तो इनके बारे में बात करें। ये वाइस प्रिंसिपल है EMRS जो है देहरादून में, वहाँ की वाइस प्रिंसिपल है। अब इनको सबसे पहले तो बता दें, यहाँ पर टोटल यहाँ पर 47 लोगों को यहाँ पर चुना गया था। और ये 47 लोगों को चुना था किसने? ये आपका जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है, यानी कि जो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर है, उसने एक मंडल, एक यहाँ पे कमेटी बनाई थी, उसमें सर्वश्रेष्ठ 47 लोगों को चुना गया था। उसके बाद उनमें से एक को अवार्ड दिया जाना था, तो नेशनल टीचर अवार्ड जो मिला वो मिला सुधा पेनुअली को। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि इन्होंने क्या किया है कि ये देहरादून की उपप्रचार हैं, यानी कि वाइस प्रिंसिपल हैं, और साथ ही जो सुधा पेनुअली हैं जनजाति कार्य मंत्रालय के तहत अपनी स्थापना के बाद थे। जो एकलव्य मॉडल है, हमने एकलव्य मॉडल के बारे में बात करी थी आपसे पहले, तो एकलव्य मॉडल जो मोदी जी के द्वारा खोला गया था, उसमें आवासीय विद्यालय जो हैं EMRS जिसको कहा जाता है, उसमें इनको नेट पुरस्कार भी दिया गया है। तो इनका जो सहयोग है यहाँ पर शिक्षा के मामले में बहुत ज़्यादा है। और जो आदिवासी जो आपके भाई बहन हैं उनके लिए यहाँ पर उन्होंने इनिशिएटिव चालू किया था। तो ये याद रखना है, राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 और नेशनल टीचर अवार्ड 2020 किसको मिला है? सुधा पेनुअली को मिला है। और ये जो है वो डॉक्टर राधा कृष्णन की याद में दिया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में दिया जाता है। अभी जो 5 सितंबर शिक्षक दिवस आना है, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है, किस खेल से संबंधित ब्रायन ब्रदर्स ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये जो ब्रायन ब्रदर्स हैं, सबसे पहले तो आपको याद रखना है टेनिस से बिलोंग करते हैं। अब ये ब्रायन ब्रदर्स सबसे पहले जुड़वा भाई थे, तो ये इन्होंने कई जो टेनिस के खिताब जीते हैं, जैसे कि ये इन्होंने जीता है 4 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। सबसे पहले इन्होंने 26 सीजन खेले हैं। कितने सीजन खेले हैं? 26 सीजन खेले हैं। 26 सीजन में उनसे 119 ट्रॉफियां यहाँ पर
के साथ एरा रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने, ये याद रखना है। 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है, ठीक है। तो ये इन्होंने 4 बार ग्रैंड स्लैम जीता है। इसके बाद नो एटीपी मास्टर। देखिए एटीपी क्या होता है? एटीपी जो होता है पुरुषों का खेल होता है। एटीपी क्या होता है? पुरुषों का खेल होता है। और जो वुमेन खेलती है टेनिस में उसको क्या बोलते हैं? WTA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WTA। आप तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो 2019 में एटीपी रैंकिंग में सबसे नंबर 1 कौन था? राफेल नडाल था, याद रखना है। और WTA रैंकिंग में कौन था? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये हम नहीं तो बाद में बता देंगे। एस्ले बार्टी है इसका, क्या है? एस्ले बार्टी, हम ही बता देते हैं। तो इसमें स्वर्ण पदक भी जीते इन्होंने एटीपी के साथ, और ये ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीत चुके। तो देखिए अगर ओलंपिक में कोई स्वर्ण पदक जीतता है, 4 ग्रैंड स्लैम जीतता है और 119 ट्रॉफियों से एक एरा रिकॉर्ड बनाया था, तो उनका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्रायन ब्रदर्स टेनिस से बिलोंग करते थे, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो ब्रायन ब्रदर्स 8 सितंबर 2030 को एटीपी डबल्स रैंकिंग में नंबर 1 स्थान, जैसे कि अभी 2019 में कौन आए? वो आपके कौन आए 2019 में? जो आपके राफेल नडाल आए हैं। तो 2003 में एटीपी डबल रैंकिंग में ब्रायन ब्रदर्स नंबर 1 थे, युगल में, युगल होता है इनका, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आईआईटी एलुमनाई काउंसिल ने क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण के किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये जो समझौता किया है रसिया के साथ समझौता किया है। देखिए भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर बनाने जा रहा है। सबसे बड़ा और सबसे तेज हाइब्रिड कंप्यूटर बनाने जा रहा है, आपको याद रखना है ये लाइन। और ये इसमें हेल्प करेगा इनका रसिया। तो रसिया का जो लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी है और आपका रूस सॉफ्ट है, ये 2 गवर्नमेंट एजेंसी हैं। कहाँ की? रसिया की। तो ये जो है वो भारत की हेल्प करेंगी ये तेज हाइब्रिड जो क्वांटम कंप्यूटर है इसको बनाने में, और ये सबसे बड़ा कंप्यूटर होगा दुनिया का। तो ये जो स्टार्ट हो रहा है ये रूस की सरकारी कंपनी, और हमारे इसमें हेल्प करेंगे आईआईटी के छात्र। कौन हेल्प करेंगे इसमें? आईआईटी छात्र। ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो आईआईटी एलुमनी काउंसिल और हमारा रसिया जो है, जो आपका रसिया है, वो ये दोनों मिलकर ये हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाने जा रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो टेक्नोलॉजी है आपका जो क्रायोनोजेनिक क्रिप्टोग्राफी है और जो मॉड्यूलर क्लाउड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है, इसको भी आपस में ट्रांसफर करके इसमें यूज करके जो हाइब्रिड कंप्यूटर इसको बनाएंगे। याद रखें इसका नाम है हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। क्वांटम वर्ड आप याद रखें, कीवर्ड है ये, ठीक है। भारत और रूस जो है वो जुनून परीक्षण की लागत को 1 लाख से, देखिए जहां पर 1 लाख का खर्चा आएगा ये दोनों टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको 1000 तक कर देंगे। तो ये भी आपको याद रखना है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को विकसित करेंगे। तो रसिया और आईआईटी एलुमनी काउंसिल ये दोनों यहाँ पर सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर बनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास, जिसका NCPUL द्वारा विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में ये जो आयोजन हुआ है वो न्यू दिल्ली में हुआ है। देखिए जो विश्व उर्दू सम्मेलन होता है उसमें कई जो उर्दू लेखक होते हैं, जो उर्दू साहित्यकार होते हैं, उनका ये आयोजन किया जाता है। इसमें जो उनकी रचना होती हैं, जो उर्दू में रचनाएं लिखी गई उर्दू लैंग्वेज में, उसको यहाँ पर उसके बाद इन सभी को यहाँ पर एक अवार्ड दिया जाता है। उनमें से श्रेष्ठ कवि को आप कह सकते हैं, साहित्यकार को, उर्दू लेखक को। तो ये जो है वो आपका राष्ट्रीय उर्दू विकास परिषद के द्वारा ये जो है आयोजन किया गया है। और ये इस समय राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? वर्ल्ड उर्दू, यहाँ पर नेशनल उर्दू लैंग्वेज डेवलपमेंट काउंसिल की। तो इसके जो निर्देशक हैं वो डॉक्टर अकील अहमद है। कौन है? डॉक्टर। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, क्योंकि यही जो है वो ये विश्व उर्दू सम्मेलन कराने जा रहा है नई दिल्ली में। इसके बाद उर्दू लेखकों, रचनात्मक देखने के बाद, साहित्यकारों को देखने के बाद यहाँ पर महान व्यक्तित्व के नाम पर पुरस्कार भी प्रदान करती है, ठीक है। तो इन्हें न्यू दिल्ली में हो रहा है आपका विश्व उर्दू सम्मेलन। इसरो ने इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया, ये आपसे पूछा गया है। तो इसरो ने हाल ही में ये जो समझौता किया BSSUT के साथ समझौता किया है। BSSUT जो इसका फुल फॉर्म है वो है वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय। क्या नाम है इसका? वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय। ये जो यूनिवर्सिटी है ये इसमें इसरो जो है इसकी हेल्प लेगा इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए।
अब ये इंक्यूबेशन सेंटर क्या है, देखिए आप सभी जानते हैं जो इसरो क्या है, वो लॉन्चिंग यहाँ पर मिसाइल लॉन्च करने के लिए, मिशन के लिए, और जो रॉकेट लॉन्च करने के लिए जाना जाता है। तो ये जो आपका इंक्यूबेशन सेंटर है वो ये रॉकेट जो लॉन्च होता है इसकी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में काम करता है। तो इसलिए ये जो पहला नवाचार है और इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा इसरो, ठीक है। इसके लिए BSECUT के बुनियादी ढांचे को तकनीकी परामर्श सहायता के लिए 50 लाख रुपए का वित्तीय सहायता भी देगा। ये कौन, इसरो देगा, किसको, BSECUT को देगा। अब इससे टेक्नोलॉजी का यूज करके फिर ये जो है इंक्यूबेशन सेंटर को स्थापित करेगा। भारत की नई सुरक्षा होगी जो भविष्य में रॉकेट के प्रक्षेपण में इसरो की मदद करेगी। किसके प्रक्षेपण में, रॉकेट लॉन्च करने में ये हेल्प करता है आपका इंक्यूबेशन सेंटर। तो आपको ये याद रखना है। इसरो ने हाल ही में एक और साइन किया था मऊ, जिसका जो किया था ओडिशा के प्रीमियर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के साथ, तो ये भी आपको याद रखना है। तो BSECUT के साथ इसरो का जो है इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित होने जा रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं यहाँ पर डिटेल जो है इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। BSECUT के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि इसरो के साथ इन्होंने समझौता किया है। 22 चांसलर इसके अटल चौधरी हैं। लोकेशन यहाँ पे संबालपुर ओडिशा है। क्या है, संबालपुर ओडिशा है। इसरो के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है। ये भारत की स्पेस एजेंसी है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, बेंगलोर कर्नाटक में है। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस को हुई थी, लेकिन कब हुई थी, 1969 में हुई थी। इसके जो फाउंडर है वो विक्रम साराभाई थे। साराभाई ने इसको क्या किया था, स्थापित किया था। चेयरमैन इसके कैसे बने, पहली मिसाइल जो है, पहली जो प्रोजेक्ट था हमारा आर्यभट्ट 1975 में यहाँ पर गया था, ठीक है, कहाँ, अंतरिक्ष में। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पायनियर आर्नोल्ड स्पिलबर्ग का निधन हुआ है। एक प्रसिद्ध क्या था, ये आपसे पूछा गया है। देखिए ये जो क्वेश्चन है हम इसलिए आपको लाते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ नया किया होता है। तो डेथ से क्वेश्चन आपके इसलिए बनते हैं क्योंकि ये जो फेमस पर्सनालिटी होती है जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अच्छे काम किए, अचीवमेंट पाई हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो कंप्यूटर इंजीनियर थे ये, क्या थे आपके, पायनियर आर्नोल्ड स्पिलबर्ग कंप्यूटर इंजीनियर थे। इन्होंने क्या है, जो जनरल इलेक्ट्रिक में काम करती हुई एक कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, 1950 की बात यहाँ पर हो रही है। इन्होंने GE225 मेन फ्रेम कंप्यूटर को डिजाइन किया। तो ये जो है उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, इसलिए इनका क्वेश्चन बन सकता है। कंप्यूटर डिजाइनर पे इनोवेटिव इंजीनियर जो आर्नोल्ड स्पिलबर्ग है, इनकी निधन हुआ 103 वर्ष की आयु में, ठीक है। इन्होंने क्या डिजाइन किया था, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मॉडल का नाम आपको याद रखना है GE225। पॉइंट टू स्केल कंप्यूटरीकृत केस रजिस्टर प्रणाली जो है, फिर से हम पढ़ देते हैं। पॉइंट टू स्केल कंप्यूटरीकृत केस रजिस्टर प्रणाली जो, इनमें भी इन्होंने योगदान दिया था इसको विकसित करने में। किसने, स्पिलबर्ग ने। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी सिस्टम को डिजाइन एवं पेटेंट भी करवाया था, ये भी आपको याद रखना। किसको पेटेंट करवाया था, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी सिस्टम डिजाइन को, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखना, इनकी हाल ही में निधन हो गया, आर्नोल्ड स्पिलबर्ग। उत्तर प्रदेश राज्य के नए सचिव कौन है, ये आपको बताना है। कौन से सचिव का पूछ रहे हैं, गृह सचिव का पूछ रहे हैं। तो हाल ही में जो होम सेक्रेटरी बने उत्तर प्रदेश के, वो बने हैं आपके तरुण गाबा। तो तरुण गाबा जो है, इनको इसलिए बनाया गया है कि योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर बढ़ते क्राइम, जो यूपी में क्राइम बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर जो नए गृह सचिव बने हैं, होम सेक्रेटरी जो बने हैं, वो तरुण गाबा को नियुक्त किया है। और ये किसका स्थान लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो एस के भगत का स्थान लेंगे। किसका, एस के भगत का स्थान लेंगे। तरुण जो है 2001 बैच के IPS अधिकारी थे और जो वर्तमान में CBI में भी काम कर रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। CBI के ये क्या है, कार्यरत भी हैं, यहाँ पे ये मेंबर भी हैं। तो गृह सचिव बनने जा रहे हैं तरुण गाबा उत्तर प्रदेश के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर से भी क्वेश्चन बनता है, तो आनंदीबेन पटेल यहाँ गवर्नर है। और साथ में आनंदीबेन पटेल जो है मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया, करने की घोषणा की है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, बात हो रही है एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि AAAI की। तो ये जो है, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिलेगा वो मिलेगा कृष्ण प्रेम नारायण को। अब ये क्यों मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपको इनके बारे में याद रखना है कि ये अवार्ड पाने वाली 28वीं शख्सियत है, यानी कि ये टोटल ये 28वीं पर्सनालिटी जिनको ये अवार्ड दिया जाएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट, किसका, AAI का। अब इसके बारे में बात करें, जो AAI है, इनको ये जो अवार्ड क्यों मिल रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट, क्योंकि सबसे पहले तो ये जो 36 साल की उम्र थी, 1988 की ये बात है, तब इनकी 36 साल की उम्र थी और ये सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे AAI के, यानी कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सबसे यंगेस्ट जो
प्रेसिडेंट बने थे, ये आपके यही थे, कौन? कृष्ण प्रेम नारायण। अब कृष्ण प्रेम नारायण की बात करें तो इन्होंने जो है सूचना और प्रशासन मंत्रालय, जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री होती है, जो दूरदर्शन है, एआई जो है, उसमें मान्यता और क्रेडिट जैसे कई मुद्दों पर काम किया है इन्होंने। तो उसमें एआई का जब जो प्रेसिडेंट है तब इनको ये आमंत्रित किया था। ये जो बड़े काम इन्होंने किए इसलिए इनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो ये टोटल ये 28वें नंबर की शख्सियत बन गए कृष्ण प्रेम नारायण, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत में पहली बार समानता की बात करने वाले वैष्णव संत जो है रामानुजाचार्य, उनको स्वामी का भव्य मंदिर किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये जो शहर है वो आपका है हैदराबाद। तो हैदराबाद में इनकी मूर्ति बनाई जा रही है, इनका मंदिर बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने पहली बार समानता की बात की थी, और ये इनका जो जन्म माना जाता है वो 1000 साल पुराना माना जाता है। ये मूर्ति आप देख लीजिए, इस टाइप की मूर्ति बनेगी और 1000 साल पुराना इनका जन्म माना जाता है। और मंदिर बनाने की कुल लागत यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए, कितनी? 1000 करोड़ रुपए का मंदिर यहाँ पर बनने जा रहा है। इसमें 2 मूर्तियां होगी, पहली मूर्ति अष्टधातु की होगी और ये जो मूर्ति होगी वो 216 फीट की होगी। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि इस मूर्ति को कहा जाएगा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, जैसे कि हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, 182 मीटर की। उसी टाइप से ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में, कहां पर? हैदराबाद में बनेगी। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आपको उसके लिए तैयार है ना। 216 फीट ऊंची है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी इसका नाम है। हैदराबाद में किसके नाम पे? रामानुजाचार्य स्वामी के नाम पर। क्यों? क्योंकि इन्होंने समानता की बात की थी। 1000 करोड़ रुपए यहां पर लग रहे हैं, 1000 साल इनको पूरे हो गए जन्म में। सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को खरीदने के लिए वॉलमार्ट ने किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वॉलमार्ट ने जो हाथ मिलाया है वो माइक्रोसॉफ्ट से मिलाया है। माइक्रोसॉफ्ट जो है आपका इस कंपनी के साथ क्या करेगा? अब सबसे पहले तो आपको बता दें, न्यूयॉर्क में जो वॉलमार्ट है उसमें 3.6 जो प्रतिशत शेयर बढ़ाकर यहाँ पर कर दिए गए हैं, तो $135.47 तक पहुँच गए हैं। तो ये आपको याद रखना है कि वॉलमार्ट और माइक्रोसॉफ्ट मिलकर यहाँ पर टिकटॉक को खरीदने जा रहा है। टिकटॉक के बारे में बात करें तो अभी यहाँ के सीईओ ने यहाँ पर रिजाइन दिया है कुल 3 महीने के अंदर। आपको उस सीईओ का नाम बताना है टिकटॉक के। हमने कल ही आपको ये क्वेश्चन कराया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वॉलमार्ट के जो फाउंडर हैं वो सैम वॉल्टन है, सीईओ इसके डॉग मैकमिलन है। इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। देखिए वॉलमार्ट और माइक्रोसॉफ्ट ये बड़ा काम कर रहे हैं। टिकटॉक बहुत बड़ी कंपनी है, अगर देखें तो सोशल ऐप है, तो उसको खरीदने जा रहा है। तो वॉलमार्ट के बारे में आपको याद रखना जरूरी है। सैम वॉल्टन इसकी स्थापना की थी इन्होंने। सीईओ इसके आपके कौन है? डॉग मैकमिलन है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, पुरानी कंपनी है इसलिए आप याद रखें। माइक्रोसॉफ्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कंपनी है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। सीईओ इसके सत्य नडेला हैं और फाउंडर जो हैं वो बिल गेट्स और पॉल एलन है। सबसे ज़्यादा जो सैलरी लेने वाले जो सीईओ हैं वो सत्य नडेला ही, आपको ये याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बिल गेट्स या इसके फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के, उनके साथ पॉल एलन भी हैं। तो ये जो वॉलमार्ट और जो आपका माइक्रोसॉफ्ट है वो टिकटॉक को खरीदने जा रहा है। वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के तौर पर शुरू की गई किस योजना के हाल ही में 6 वर्ष पूरे हुए हैं, जिसमें आपके 40.35 करोड़ भारतीयों को लाभ मिला है? तो ये जो योजना है इसका नाम आपसे पूछा गया, जिसने 6 साल कंप्लीट कर लिए हैं 28 अगस्त को। कब कंप्लीट कर लिए हैं? 28 अगस्त को। ये जो योजना है वो प्रधानमंत्री जनधन योजना है। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो आपको बता दें 28 अगस्त में 2014 में स्वतंत्र दिवस के बाद यहाँ पर जो जनधन योजना है इसको शुरू किया गया था। अब तक इसमें 40,000 करोड़ यानी कि आप मान सकते हैं 40,500 करोड़ भारतीयों को लाभ मिला है। और इसमें अकाउंट की बात करें तो लगभग 8 करोड़ इसमें अकाउंट यहाँ पर सरकार के द्वारा विभिन्न योजना के तहत यहाँ पर इसमें लाभ प्रदान किया। देखिए अभी कोविड-19 में जो 3 महीने में आपने सुनेंगे 500 रुपए दिए, या फिर किसी को 1,000 रुपए, जो भी इसमें जो उज्ज्वला योजना से जो टंकी के पैसे मिले हैं, जो आपके सिलेंडर के पैसे जो दिए गए वो भी आपके इसमें ही आए थे जनधन योजना में। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। जो 6 वर्ष पूरे हो गए इसको, कब? 28 अगस्त को 2014 में इसको स्टार्ट किया था, तो 2020 आज हो गया है। 40.5 करोड़ भारतीयों को लाभ मिला है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। 29 अगस्त को पूरे विश्व भर में किसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस भी मनाया जाता है, आपको याद रखना है।
तो परमाणु परीक्षण यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट के अगेंस्ट ये इंटरनेशनल, इसके खिलाफ ये जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो पहले आपको बता दें, सबसे पहले जो टेस्टिंग हुई थी वेपन्स की वो हुई थी 16 जुलाई 1945 को। कब हुई थी टेस्टिंग? 16 जुलाई 1945 की हुई थी। अभी तक कम से कम 2000 तक यहाँ पर जो टेस्टिंग होती है, यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन्स की न्यूक्लियर टेस्ट यहाँ पर होने के हर कंट्री ने यहाँ पर टेस्ट कर लिया न्यूक्लियर का, तो 2000 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं। तो इसके खिलाफ जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो सबसे पहले जो दिवस था इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में, 2 दिसंबर 2009 में। आपको 2009 याद रखना है। यहीं से जो परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएन के बारे में हमने पहले कई वीडियो में डिस्कस किया, तो आप वो वीडियो देख लें जाके। 29 अगस्त इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट यहाँ पर 2009 से बनाया जा रहा है। आपको याद रखना है 29 अगस्त डेट इसकी है। निम्न से किस देश के इतिहास में पहली बार हाल ही में आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए 51 व्यक्तियों की हत्या के बाद दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? तो हाल ही में क्या हुआ था कि 51 व्यक्तियों का हत्या का यहाँ पर इनके इल्जाम है। इनका नाम हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इनकी कंट्री के बारे में पढ़े। तो ये न्यूजीलैंड के हैं। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले तो इनका नाम है ब्रेटन टेरेंट। क्या नाम है इनका? ब्रेटन टेरेंट। तो ब्रेटन टेरेंट ने 51 व्यक्तियों की हत्या का इन पे दोषी ये हैं और इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। न्यूजीलैंड इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। तो पहली बार जो चीज़ें होती है वो जरूर आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो उन्होंने 15 मार्च 2019 को, ये डेट याद रखें, 15 मार्च 2019 को न्यूजीलैंड की नूर मस्जिद में, कौन सी मस्जिद में? नूर मस्जिद में ऑटोमेटिक हथियारों से जो 51 नमाजी वहाँ पे नमाज कर रहे थे उनकी हत्या करने का आरोप इस पे है। क्या नाम है इनका? ब्रेटन टेरेंट नाम है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। न्यूजीलैंड इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। नेशनल स्पोर्ट डे, तो जो आपका खेल दिवस है वो आपका 29 अगस्त को मनाया गया। और ये 29 अगस्त को इस मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि खेल के प्रति जागरूक करना। और ये मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी भी है, इनकी जन्म तिथि भी है, उनकी याद में ये मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद की याद में। और इसी दिन जो है सबसे पहली बार ऐसा हुआ 29 अगस्त को, यहाँ पर अवार्ड भी दिए गए हैं, जिसमें आपके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, द्रोणाचार्य अवार्ड है। इनके बारे में डिटेल में डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, राजीव गांधी को इस बार का राजीव गांधी जो है अवार्ड जो मिला है, का राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार मिला है वो रोहित शर्मा को मिला है। इनके साथ 4 और मेंबर को मिला है। ठीक है, ये आपको याद है। अर्जुन अवार्ड भी दिए गए हैं। तो ये सब चीज़ें आपको, ईशान शर्मा को अर्जुन अवार्ड मिला। तो ये सब चीज़ें हमने आपको डिटेल में डिस्कस की हैं पहले ही वीडियो में, आप वीडियो जाकर देख लें। हु रिप्रेजेंट इंडिया एज एशियन इंडिया बिजनेस काउंसिल वर्चुअल मीट हेल्ड 27 अगस्त 2020। तो हाल ही में 27 अगस्त 2020 को एशिया और इंडिया की बिजनेस काउंसिल मीट हुई थी। आपसे पूछा है कि इसमें प्रतिनिधित्व भारत का किसने किया? तो पीयूष गोयल ने किया था। देखिए, पीयूष गोयल को बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे लिए, ये कई मीटिंग में जा रहे हैं, कई प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपने सुना होगा व्यापार एशियन भारत हो जाए, चाहे रेलवे की कोई मीटिंग हो, तो ये हर एक उसमें जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो पीयूष गोयल का आपको नाम याद रखना है। एशियन और भारत के बीच में ये बिजनेस काउंसिल हुई है। ठीक है, इसमें जो है कि जो कंपनियां हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। यही क्वेश्चन आगे पूछा गया है कि नेशनल जीआईएस कब? सबसे पहले तो आप समझें, जीआईएस है आपका ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो लिंक जो आपका लैंड बैंक सिस्टम हैज लॉन्च इन हाउ मेनी स्टेट? तो हाल ही में ये स्टेट है 6 स्टेटों में, 6 राज्यों में जो है वो जीआईएस से सक्षम लैंड बैंक सिस्टम लॉन्च किया। ये क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, लैंड बैंक सिस्टम जो है वो आपका होता है, जैसे कि मान लीजिए जीआईएस का यहाँ पर हेल्प ली जा रही है। जैसे आपका ये भारत का मैप है, ठीक है, ये भारत है आपका, समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पर इन्होंने क्या किया है, पीयूष गोयल आप सभी जानते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो दूसरी कंट्रियों से जो बिजनेसमैन है उनको यहाँ पर आमंत्रित कर रही है उद्योग लगाने के लिए, इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए। ठीक है, तो ये जो लैंड बैंक सिस्टम है उसमें क्या होगा कि जैसे उनको ये पता चलेगा कि अभी हमारे पास कितना एरिया बाकी है जहाँ पर ये है कि हम इंडस्ट्रीज को लगा सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें 4.2 लाख हेक्टेयर जो लैंड है वहाँ पर आपकी 3,275 इंडस्ट्रीज लग चुकी हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी जो लैंड बचा हुआ है जिसमें अभी जो रिकॉर्डेड लैंड जो है वो 1.13 लाख हेक्टेयर है, जिसमें अवेलेबल लैंड है इन्वेस्टर के लिए, जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज खोलेंगे उनके लिए यहाँ पर ये मदद मिलेगी इस लैंड बैंक सिस्टम से। ये
आपको ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो हेल्प करेगा वहाँ पे जो एरिया है उसको एक टाइप का मैप आपको बता देगा कि यहाँ पर आप उद्योग की ये जगह खाली है, यहाँ पर आप खोल सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि इसमें ये क्राइटेरिया भी देखा जाता है कि सिटी से बाहर वो इंडस्ट्रीज होना चाहिए, सिटी के पास नहीं होना चाहिए। तो ग्राफिकल जो सिस्टम है इसमें ये मदद करेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है वो अभी 6 राज्यों में लागू कर दिया गया है, लेकिन जो दिसंबर तक आपका 2020 दिसंबर तक जो अन्य राज्य जो बचे हैं वहां भी लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इन्वेस्टर के लिए मैपिंग सिस्टम है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 14th इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी यानी डीपीटी जिसको कहा जाता है, डिफेंस पॉलिसी डायलॉग। तो इसके चेयर किसने किया है? डिफेंस सेक्रेटरी हैं। इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो हुआ है डिफेंस सेक्रेटरी के बीच में, तो आपसे पूछा है कि डिफेंस सेक्रेटरी जो है इंडिया के वो कौन है। तो जो इंडिया और सिंगापुर की 14वीं मीटिंग हुई है जिसको हम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग या फिर आप रक्षा नीति वार्ता जिसे कहते हैं, उसको उसकी अध्यक्षता जो की है वो की है आपकी अजय कुमार ने। किसने की है? अजय कुमार। अजय कुमार कौन है? वो हमारे जो है रक्षा सचिव है भारत के। कौन है? रक्षा सचिव है। तो समुद्री क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के लिए जो मीटिंग हुई है वो इंडिया सिंगापुर को इसलिए हुई कि समुद्री देश जो है उनके बीच, जो हमारा सिंगापुर है और हमारा भारत है, उनके बीच जो समुद्री क्षेत्रों में रक्षा के लिए बात हुई है, ठीक है, सुरक्षा के लिए बात हुई। क्यों? क्योंकि चाइना और जापान का युद्ध चल रहा है। इसके बाद चाइना वियतनाम को भी परेशान कर, जो समुद्री एरिया जो है उस जापान की वजह से अमेरिका ने यहाँ पर अपने जो नेवी के जो अपने शिप हैं वो लगा दिए हैं। तो ये सब सुरक्षा के लिए, तो भारत भी यहाँ पे प्रॉब्लम में आ सकता है चाइना से अगर इस मामले में देखें। तो ये सब देखते हुए सिंगापुर से यहाँ पर समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा की बात की गई है। तो यहाँ पर जो हमारे सचिव थे, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, और जो सिंगापुर की तरफ से थे वो थे श्री चेन हेंग। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, श्री हेन चेंग सिंगापुर की तरफ से थे। तो ये आपका वीडियो यहीं खत्म होता है। ये सारे क्वेश्चन टॉप 20 क्वेश्चन हम डिस्कस किए, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।